हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने जो डीएलएड का सिलेबस पढ़ा था उसमें सारे बेसिक्स को देखा था। और जो भी उसका सिलेबस है वो भी हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने सेक्शन से क्वेश्चन जो है, क्या क्या आपको आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे। हालांकि एक लेक्चर मैं सेपरेट इस पे ज़रूर रखूंगा अलग से, जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, या जो पॉसिबिलिटी है जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। तो आप फटाफट से रेडी हो जाएं जो लोग भी देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो हमारे वीडियो हैं वो भी मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर हिंदी में कहते हैं संख्या, है ना। और संख्या के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे जो है शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो नंबर का वर्गीकरण है वो कैसे करते हैं, ताकि आपके अंदर संख्याओं की जो समझ है वो एक स्ट्रांग हो जाए, है ना। और उसके बाद हम लोग नंबर कितने प्रकार की संख्याओं की जो डेफिनेशन है उसकी समझ जो है आपको आनी ज़रूरी है, उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे विभाज्यता के नियम पे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे और जो चक्रियता होती है वो क्या होती है, और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने का हमारा ये पूरा प्रयास रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा जो नंबर का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, हम लोग को करना ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो नंबर पढ़ने वाले हैं, है ना, हम लोग को बेसिकली जो इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मेनली पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। तो जो लोग साइंस से ट्वेल्थ किए होंगे उनको पता होगा कि वास्तविक संख्या के अलावे भी एक संख्या होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं कि किस कैसी कैसे संख्या को किस प्रकार से विभाजित किया गया है ना, ताकि इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आ जाए और आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएं। तो देखिए, हम लोग अगर देखें कि नंबर का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो जो भी संख्या है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना। जो संख्या है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक जो है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, है ना। मैं साथ ही साथ जो इसका इंग्लिश होता है ना, वो भी लिख देता हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम से देना हम वो भी उसको समझ पाए। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। आपने 10th क्लास तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, है ना, सारी की सारी जो होती है वो वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आती है ना। एक और जो संख्या है जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके पीछे का जो कारण है ना, वो भी हम लोग जान लेते हैं, है ना, ताकि आप और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, है ना। सबसे बेसिक चीज हमारे लिए ये है ना, जो रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप देखोगे क्या, आप तो आपको पता है कि 10 तक आपने कितनी प्रकार की संख्याएं जो है वो पढ़ी है, ये आपको पता है ना। तो इसमें कैसी संख्याएं आएंगी उसका आइडिया आपको होगा लगभग। इसमें कैसी संख्याएं आती है तो देखेंगे क्या, जैसे कि समस्या इस प्रकार की संख्या लाने का जो मकसद है वो क्या था। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 4 √4, तो हम लोग को पता है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो +2 और -2 दोनों आएगा, है ना, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और +2 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर रूट के भीतर
में रहे कोई नंबर, तो अब इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है ना। तो अब नहीं निकाला जा सकता, तो इसके लिए एक संकेत लाया गया आई, है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किया जाता है ना। और हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, मानते हैं -1 के बराबर। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इसको 4 इंटू -1 लिख देते हैं, और -1 के बदले हम लोग क्या कर देंगे, आई स्क्वायर लिख देंगे। तो 4i स्क्वायर, तो हमारा जो वर्गमूल निकल जाएगा +-2i आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो, चूंकि हम लोग एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए एक आई नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसी का इस्तेमाल करके इस प्रकार की समस्याओं को हल किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो संख्याएं रहती हैं वो कुछ इस टाइप से इस रूट फॉर्म में रहती हैं, a+ib के रूप में रहती हैं। a और b कोई नंबर होगा, और i जो है वो ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार की संख्या है हमारे पास। एक है कौन सी संख्या, एक है हमारे पास वास्तविक संख्या, और दूसरी जो है वो सम्मिश्र संख्या है ना। अब फिर से हम लोग इसको बांटते हैं दो भाग में। ठीक है, एक क्या आ जाएगा, एक होगा परिमेय संख्या, है ना, जिसको आप रैशनल नंबर नाम से जानते हो, परिमेय संख्या। और दूसरा जो है वो है अपरिमेय संख्या, है ना। फ्लो चार्ट की मदद से चीज़ों को याद रखना आसान होता है, इसलिए आपका जो प्रयास होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट की मदद से चीज़ों को याद रखने का होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। और दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स, सॉरी, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं, है ना, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती है ना। जैसे √2 हो गया, है ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि आप चाहोगे भी तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, है ना। पॉइंट में आप काटिएगा तब भी ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, है ना। एक और डेफिनेशन है, वो भी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए 3 - √5 है ना, 2√7 है, 1/√3 है, ऐसी संख्याएं, है ना। ये सब संख्याएं क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको, मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अपरिमेय संख्या यहाँ पे ये है ना, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। इसमें ये वाला रूट से बाहर है ना, लेकिन ये जोड़ या घटाव के साथ किसी अपरिमेय पार्ट के साथ रहेगा, तो ये पूरा दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, जोड़ या घटाव भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे अगर जोड़ रहता है या घटाव दोनों, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तब भी वो अपरिमेय आता है, और इस प्रकार से रहेगा तो भाग वाला भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। हालांकि आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर दो अपरिमेय संख्या को एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अगर दो परिमेय अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि √7 है और √7 है, इसको गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों सेम नहीं हो, कि एक √7 है और एक √3 है, तो ये क्या आ जाएगा, √21 आ जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकती है या फिर एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही भागफल के कंडीशन में भी मान लीजिए कि हमारे पास है 2√3 और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं √3 से, तो इस कंडीशन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, 2। तो 2√3 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है
है ना, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस प्रकार की संख्या, तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, जब उसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव में काटेंगे, तो उसका जो प्रसार आता है वो अशांत आएगा और अनावर्ती आएगा। अशांत और अनावर्ती का क्या मतलब है ना। अशांत का मतलब है कि आप काटते चले जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। अशांत का मतलब क्या है कि आप दशमलव में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग काट रहे हैं 10 को 3 से, तो ये 3.3333 आते चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। मान लीजिए कि हम 12 को काटे 5 से, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.4 आएगा। तो ये कट गया है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हुआ शांत, है ना। और ये क्या हुआ, ये हुआ अशांत। ठीक है। तो अशांत में 2 ऑप्शन फिर बनते हैं। अशांत में कितने ऑप्शन बनते हैं, 2। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है। क्या क्या बनेगा, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये नॉन रेकरिंग रहेगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो अपरिमेय संख्या होता है वो हमेशा ये वाला होता है। ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, ये वाला। उसको अगर आप दशमलव में बदलिएगा तो एक तो वो कटेगा नहीं, अशांत तो हमेशा आएगा, और दूसरा क्या होगा कि उसके पॉइंट के बाद वाला, रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार कुछ ही अंक रिपीट कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो ये 3.333 ऐसे ही, तो 3 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, आवर्ती या रिकरिंग। तो ये एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के कंडीशन में ही केवल ऐसा होगा कि पॉइंट के बाद अगर पूरा तरीके से नहीं कट रहा है ना, तो केवल कुछ ही अंक बार बार आते जाएगा, है ना। एक ही टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा कटने के बाद। तो वो अगर वैसा मिले तो आप सीधे बोल सकते हो कि वो कौन सा संख्या है, तो वो है, कौन सी संख्या है, तो वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव में अगर बदलिएगा तो हमेशा या तो वो पूर्ण संख्या रहे, या ऐसा अगर बट्टा में रहे काटेंगे तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा। या फिर अगर अशांत आता है तो केवल कुछ ही अंक बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। और दूसरी जो संख्या है जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत और दशमलव प्रसार यहां पे क्या मिलेगा आपको, अशांत और साथ ही साथ अनावर्ती मिलेगा, है ना। अनावर्ती नॉन रेकरिंग, जो बार बार एक ही नंबर अगर रिपीट नहीं होगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। शांत को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बोलते हैं, है ना। और अशांत को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। शांत मतलब क्या, टर्मिनेटिंग, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रेशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला जो है वो क्या है, परिमेय संख्या होती है ना। तो एक डेफिनेशन ये भी आता है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। तो आपको इस
प्रकार से पहचानने आना चाहिए कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या जो है वो परिमेय है। आइए आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या को अगर हम लोग बांटे तो एक आता है क्या, यहां आपको मिलेगा पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या किस रूप में होती है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, और q का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो जितना भी आप देखिएगा नंबर जो पढ़ते हो, है ना, रूट वाले को छोड़ दें तो बाकी आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा। अगर 5 6 ये सब भी अगर ये नंबर है तो ये भी क्या है, परिमेय है, किसको, क्योंकि इसको नीचे 1 लगा के लिखा जा सकता है या 1 छुपा हुआ रहता है। जितना 4/3 ये सब जो है ये तो परिमेय है ही, लेकिन जो पूर्णांक है वो भी क्या होता है, वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग जरूरत पड़े तो नोट्स बना लीजिएगा, है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या जो भी। चलिए, अब पूर्णांक आएगा और एक यहां पे क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका भिन्न, है ना, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, और इसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक में कैसा आएगा, तो जैसे 1 2 3 4 ये सब आ गया, 0 -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक में आएगा, है ना, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या आएगा, इधर भी पूर्णांक में आएगा। और इधर अगर भिन्न देखा जाए तो कितना आ जाएगा, भिन्न भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण भिन्न होता है और एक दशमलव भिन्न होता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि दोनों कैसा कैसा होता है। साधारण भिन्न कैसा होता है, साधारण भिन्न, और एक होता है दशमलव भिन्न। तो देखिए दशमलव भिन्न कैसा होगा। साधारण भिन्न कैसा होगा, तो जैसे 2/5 है ना, 8/7 है ना, ऐसा जो भी 12/15 है, लाइक समथिंग, है ना, इसको हम लोग कहते हैं साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न किसको बोला जाता है, जनरली जो पॉइंट में लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि 0.5 है, 2.78 है, या फिर 5/10 हो गया, 7/1000 हो गया, है ना, ऐसा जिसमें जो नीचे हर जो होता है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, हर जो होना चाहिए ना 10 या 10 का कोई पावर होना चाहिए, जैसे 10 100 1000 10,000, तो ये सब भी दशमलव भिन्न कहलाता है, या फिर ऐसे लिखा हो तो ये दशमलव भिन्न है, ये साधारण भिन्न होता है। ठीक है, अगर इधर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को फिर से डिवाइड किया जाता है इस प्रकार से, पूर्णांक में होगा एक धन पूर्णांक। ठीक है, क्या होगा, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राकृत संख्या, है ना। आप देखोगे कि धन पूर्णांक और प्राकृत संख्या दोनों एक ही चीज होती है ना, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, है ना, आप जो भी नाम से जानते हो। उसके बाद एक आता है ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। हाँ, थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, देखता हूँ बाद में, काम कर रहे हैं कुछ।
चलिए, तो हमने क्या देखा कि पूर्णांक का 3 पार्ट है। एक है धन पूर्णांक, एक है ऋण पूर्णांक और एक होता है जीरो, है ना। प्राकृत संख्या कौन होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाती है। -1, -2, -3 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाएगी, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। जीरो को न ही धनात्मक में रखा जाता है और न ही ऋणात्मक में रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो हुआ हमारा इस प्रकार से वर्गीकरण हुआ। आप देखेंगे क्या कि धन पूर्णांक और ये जीरो, शून्य और गिनती की संख्या को मिला के या क्या कहा जाता है, इस दोनों को मिला के कहा जाता है पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या। इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, है ना। तो इस प्रकार से आपको संख्या का जो है वर्गीकरण ये पता होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हम लोग संख्या को बांटते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से जरूर इसको रिवाइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है एकदम से। ये तो आने ही चाहिए एक स्टूडेंट को। ये तो 6, 7, 8 का आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड का ये है ना। नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फिर से मैं एक बार कर दे रहा हूँ। संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसको फिर हम लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो हम लोग केवल इस पे फोकस करेंगे। वास्तविक संख्या का 2 प्रकार, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है ना, तो इसके नीचे जितना भी है ना, ये सारा इसका पार्ट है ना, क्योंकि इसी को बांटा गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं नीचे लिखी गई, वो सारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है ना, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, इस प्रकार से। और भिन्न की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर परिमेय संख्या को देखा जाए तो 2 भाग में हमने बांटा है। एक जो पूरा संख्या होता है और एक जो पार्ट के रूप में रहता है ना। तो इसको कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इसको कहते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। भिन्न 2 प्रकार के, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, ठीक है। तो साधारण भिन्न कैसा होगा? तो ऐसा p/q फॉर्म का होगा। दशमलव भिन्न कैसा होगा? तो ये पॉइंट लगा होगा, या फिर इसका जो नीचे वाला रहेगा 10, 100, 1000, 10,000, मतलब 10 के पावर में रहेगा, तो उसको कहते हैं दशमलव भिन्न, ठीक है। इधर अगर देखा जाए, इधर देखिए तो यहाँ पे क्या है? धन जो पूर्णांक है 3 भाग में हमने बांटा है। धन पूर्णांक जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, है ना, जो धनात्मक संख्या है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कहाँ तक? अनंत तक। और दूसरा जो है ऋण पूर्णांक, तो इसी में माइनस लगा दीजिए, सब में -1 -2 -3, और वहां से ऋणात्मक में अगर देखा जाए तो अनंत तक आप चले जाओ, तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। और एक होता है जीरो, जो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। इसके बाद आपको संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो आपको प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक आप जानते हैं। अब हम लोग को जानना क्या क्या है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं। मैं फटाफट उसका केवल डेफिनेशन बता दूंगा, क्योंकि आपसे लिखने के लिए ना पूछा जाएगा, ना ही आपको केवल कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, है ना। कोई आपसे लिखवा के देखने नहीं जा रहा है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं एक बार बता देता हूं आपको कि क्या क्या आपको जानना है, ठीक है। तो एक पढ़ना है क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो ये 1 से लेके अनंत तक जाती है ना। 1 2 ऐसे करके बढ़ते जाइए, कहाँ तक? अनंत तक। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, है ना। ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0, है ना, इज कॉल्ड होल नंबर, है ना। और ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या, है ना। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए
एक होता है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उसको कहते हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाती है ना। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन है? वैसी संख्याएं जो दो से कट जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। इस प्रकार से ये क्या है? सम संख्या है। अगली होती है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। ठीक है, और जो दो से नहीं कटेगी उसको हम लोग कहेंगे क्या? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब जो है ये ऑड नंबर है। इस प्रकार से उसके बाद आता है क्या? अभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या क्या आता है? तो देखिए, आता है वैसी संख्या जो या तो 1 से कटेगी नहीं तो खुद से कटेगी, तो उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। 1 को अभाज्य संख्या में नहीं रखा जाता है। 2 रहता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना। उसके बाद 17 है, 19 है, इस प्रकार से रहती है ना। तो आप देख लीजिएगा इसमें आपको क्या क्या आता है। आप एक बार देख लीजिएगा 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक में, और 1 से 100 तक में, है ना। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है। इसके लिए तो 25 आता है, इसके लिए मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। आप एक बार कवर जरूर कर लीजिएगा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और साथ ही साथ अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी दूसरी सम संख्या अभाज्य संख्या की लिस्ट में नहीं है, सारी विषम संख्या होती है ना। इसके लिए एक टेक्निक होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, है ना। अभाज्य संख्या को पहचानने का आपको दे देगा कि 1 से लेके 100 तक का अभाज्य संख्या लिखो, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। एक अभाज्य होता है, एक भाज्य संख्या रहता है। भाज्य या यौगिक संख्या भी कहते हैं हम लोग। अभाज्य को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, है ना। अभाज्य को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। और भाज्य को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या, है ना। अभाज्य के अलावा जो भी बचा वो क्या है? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सब क्या है? ये जितनी भी संख्या जो 1 और खुद के अलावा और किसी संख्या से कट जाए। जैसे ये किससे किससे कटता है? तो ये 1 से, 2 से, 4 से, है कि नहीं। 6 के बारे में अगर देखें तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, है ना। तो 1 और स्वयं के अलावा और किसी भी अलग संख्या से कट रहा है तो वो कौन सी संख्या है? वो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है ना। एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य आपको इसमें प्राइम है, ये इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं। सहअभाज्य को हम लोग कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर होगा तो ये होता है क्या? इसको क्या कहते हैं? तो देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी दो संख्या, जब दो संख्या होगा ना तभी हम लोग सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो सहअभाज्य संख्या तब बोला जाता है जैसे दो संख्या है और दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे अगर देखें तो ये किससे किससे कटेगा? तो 8 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से। और इसको अगर देखें तो 1 से, 3 से और 9 से, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि दोनों में केवल 1 मैच कर रहा है ना। दोनों के फैक्टर में केवल 1 मैच कर रहा है ना। ये देखिए ये दोनों जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। सहअभाज्य की बात में जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो, अभाज्य हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक अभाज्य हो दूसरा भाज्य हो, है ना, या फिर दोनों भाज्य हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 8 और 9 क्या है?
ये सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसके जो गुणनखंड है उसमें क्या होता है, एक के अलावा और कोई संख्या मैच नहीं करेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। और अभी हम लोग जानेंगे क्या कि जो विभाज्यता का नियम क्या होता है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए नंबर सिस्टम में। और इसमें इसको देख लेते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको ना अलग अलग संख्या से तुरंत कैसे पता करें कि कोई संख्या किसी दिए गए नंबर से कटेगी कि नहीं। दिए गए मतलब स्पेशली हमारे पास ज़्यादातर छोटी संख्याएं होती है, उससे वो तुरंत कटेगी कि नहीं ये पता करना रहता है ना। तो इस पे बेस्ट भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या है, आपको 2 से विभाजिता करना है ना। कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये आपको देखना है। तो देखिए अब यदि किसी संख्या के अंत में है ना, मतलब इकाई स्थान पर अगर 2, 4, 6, 8 या 0 रख रहे है ना, क्या क्या रहे, 2 रहे, 4, 6, 8 या 0 अगर लिखा रहे तो वो 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। अब ये तो बहुत इजी है ना, जो सम संख्या होगा वो कट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 8, 2, 6, 9, 4, तो हम लोग लास्ट में देखे क्या लिखा हुआ है 4, तो ये जो है 2 से कट जाएगा क्योंकि इस लिस्ट में है। अगर इसमें जो भी है वो नहीं लिखा रहे तो वो नहीं कटेगा। उसके बाद क्या रहता है, 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता क्या है इसमें, कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग है ना, क्या होना चाहिए, अंकों का योग मतलब जोड़, अंकों का जोड़ या योग 3 से कट जाए। तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 2, 8, 9, 5, 4, हमको नहीं पता ये कटेगा कि नहीं, तो हम लोग सबको जोड़ेंगे, है ना। जैसे 2 + 8 करेंगे, है ना, 2 + 8 + 9 + 5 + 4, तो अब देखिए कितना आएगा, 8, 2, 10, 9, 19, 5, 24, 4, 28, इससे आया हमको कितना, 28। 28 3 से नहीं कटता है, इसलिए यह संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी। अगर ये 3 से कटने वाला आता तो ये 3 से कट जाती। उसके बाद आता है क्या, 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता क्या होता है, तो इसमें हम लोग को ना अंतिम 2 अंक देखना रहता है। अंतिम 2 अंक जो है ना वो 4 से कट जाने वाला होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा कि ये 4 से वो संख्या भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2809, है ना, अंतिम अंक कितना है, 09 है, 4 से भाग देंगे ना तो नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। मान लीजिए कि 521726, है ना, तो अंतिम 2 अंक कितना है, 26, नहीं कटेगा 4 से, है ना। 2800, है ना, अंतिम 2 अंक 00 है ना, 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। ऐसा भी आप कह सकते हो कि या तो 4 से कटने वाला होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा भी अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि हमारे पास है 2512, लास्ट में 12 है, कट जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 5 से विभाजिता क्या है कि अंत में क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे, है ना, इकाई स्थान पर होना चाहिए क्या, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो कट जाएगा, है ना। मान लीजिए कि 6 2 5 1 5 ऐसा, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये कट जाएगा, है ना। तो इकाई स्थान पे 0 या 5 लिखा होगा तो वो 5 से कट जाएगा। उसके बाद है क्या, 6 से। तो 6 से विभाजिता में क्या करना रहता है, देखिए 6 जो है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 जो है ये कटता है किससे, 2 से और 3 से। 2 और 3 देखिए दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कोई ऐसी संख्या है ना, भाज्य संख्या, जो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो उस स्थिति में अगर दोनों से, इससे भी और इससे भी अगर कोई संख्या कट जाती है तो वो इससे भी कट जाएगी। ये तभी संभव है जब ये दोनों, जिससे भी हम लोग बोल रहे हैं, वो दोनों अभाज्य हो तभी, है ना। तो यदि कोई संख्या 2 से कट जाए और 3 से कटे, है ना, साथ ही साथ दोनों, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ लागू होना चाहिए तभी होगा, है ना। तो 2 से कैसे कटेगा, तो यहां से चेक कर लेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, इससे चेक कर लेंगे तो वो 6 से कट रहा है कि नहीं, हम लोग बता सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 8 9 0 5 2 1 ऐसा है, तो 2 से ये नहीं कट रहा है तो ये 6 से नहीं कटेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक और संख्या है, हमारे पास 8 2 0 0 1 5, है ना, और मान लीजिए कि 6 है ना। इस बार 2 से ले लेते हैं, 2 से ये कट रहा है लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं, तो 8 2 10 1 11 5 16 6 22, तो ये 22 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, है ना। तो इस प्रकार जब दोनों से, 2 से भी कटे और 3 से कटे, तभी वो क्या होगा कि वो दोनों 6 से कटेगा। उसके बाद है 6, अगला देखते हैं 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। 7 से विभाजिता में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग ना हमेशा, जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 7 2 3 5 4, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग को अंतिम अंक को क्या करना होता है, अलग कर लेना होता है, ठीक है। तो हम लोग 4 को अलग कर लिए, इसको डबल करके इसमें से घटाएंगे। जैसे 4 का डबल हुआ कितना, 8, तो बाकी जो बचा संख्या उसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो 7235, इसको अब नहीं मानना है, इसमें से 8 घटाएंगे, 35 से तो कितना आ जाएगा, 27, ये आ जाएगा। तो अभी भी देखिए, अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं, अभी भी बड़ी संख्या है। तो फिर से हम लोग लास्ट वाला अंक क्या करेंगे, ये हटाएंगे, इसको डबल करके इधर वाले में से घटाएंगे। तो 7 दूने 14, तो 722 में से 14 घटाइए तो आ गया कितना, 708। अभी भी बड़ी संख्या है, अगर इतना पे चेक कर सकते हो, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ 7 दही 70, ये 7 इकाई 7 नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा है, आप अभी भी नहीं चेक कर पा रहे हो, तो अब 708 में से 8 को अलग कीजिए, 8 को डबल किया, 8 दूना 16, तो अब ये घटाइए तो कितना आया, तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको 7 से भाग दीजिए, नहीं कटने वाला है, तो ये संख्या भी क्या होगा, नहीं कटे। तो लास्ट में, या तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या फिर 7 से कट जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि दी गई संख्या, हमेशा अंतिम अंक को डबल करके क्या करना है, इसमें से ऊपर जो बाकी बचा हुआ संख्या से बना संख्या है उसमें से घटाना है, और ये ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपको सही, मतलब अंक तक नहीं पहुंच जाए जिसको तुरंत हम लोग चेक कर सके। तो ऐसा करते करते हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या जो है वो 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले देखते हैं। 7 के बाद 8 से विभाजिता देख लेते हैं। 8 से विभाजिता क्या है, तो 8 से विभाजिता में आपको क्या जांच करना है, देखिए तो 8 से विभाजिता में ना अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से, अंतिम 3 अंक
क्या हो जाना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से कटना चाहिए। हम लोग केवल अंतिम 3 अंक देखेंगे और अगर 8 से वो कट गया तो वो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मान लीजिए कि हमारे पास है 25942 ऐसा है। अंतिम 3 अंक देखेंगे, 8 से भाग देंगे, है ना। ऐसे तो हम लोग ऐसे ही दिमाग में दे, 8 इकाई 8, एक एक पर 4 14, 8 इकाई 8, 6 62, 8 28 64 होता है। अच्छा, 8 से तो 56 पूरा नहीं कट रहा है, मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, या तो तीनों जीरो हो तब वो मान लेंगे कि वो कट रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए, वो 8 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, तब वो मानेंगे कि वो 8 से कटेगा। 9 से विभाजिता की अगर बात करें तो 9 से विभाजिता में क्या क्या आना चाहिए, आता है। तो 9 से विभाजिता अंकों का जोड़ 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंकों का जोड़ या योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तब उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये 9 से विभाज्य है। जो दी गई संख्या जो है वो क्या है, 9 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 8 9 7 5 4 ऐसा है ना। तो 8 9 17, 7 26, 5 31, 4 35, है ना। ये जोड़ के कितना है, 35। 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे 3 वाला है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया गया है। उसके बाद है 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता में हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन है ना। क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, है ना। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होना चाहिए, इकाई अंक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट प्लेस। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो शून्य से मतलब 10 से कट जाएगा। एक और आपको पढ़ना है 11 से विभाजिता, ये भी स्पेशल है। 11 से विभाजिता में हम लोग करते क्या है, तो देखिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है 527864 ऐसा कोई अंक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, एक एक छोड़ के जो अंक है ना उसका जोड़ निकालेंगे। जैसे इसका इसका 5 7 12, 12 6 18, 18 2 20, तो इसका जोड़ कितना आया, 20। अब जो बचा उसका जोड़ निकालेंगे, 8 2 10 और ये 4 14, तो ये आया 14, है ना। अभी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आया, 6। तो अगर ये अंतर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए या 11 से कटने वाला अंक आ जाए, 11 से कटने वाला अंक, जैसे 11 22 33 ऐसा, तो वो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, क्या करना है, एक एक छोड़ के अंकों का जोड़ निकाल लेना है, जो बचा उसका जोड़ निकालना है, उन दोनों का अंतर जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा को घटाना है। अगर वो अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो 11 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग विभाज्यता को चेक करेंगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में इन सब का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। फटाफट अगर आपको लग रहा है ना, कि इससे कुछ हेल्प हुआ है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो फटाक से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो ये था हमारा, इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं। एक दो और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक लेक्चर सेपरेट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस की रखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है आपको आगे आने वाले जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपको पढ़ने वाला है। तो देखते हैं कि आगे हम लोग को एक टर्म आता है क्या, साइक्लिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रीयता। साइक्लिसिटी हिंदी में बोलते हैं चक्रीयता। ये क्या चीज है ना, ये आपको जानना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, अगर आप देखें तो बहुत सारे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि चक्रीयता क्या है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 2 का पावर है 98 या 99, ठीक है। तो अब इसका इकाई अंक है ना, इसका इकाई स्थान पे क्या अंक होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि 2 का पावर 99 में का इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम सब में। तो अभी हम लोग चक्रीयता को पहले समझते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ 2 टू द पावर 99, और इसका हमको चाहिए क्या, इकाई स्थान का अंक, है ना। इकाई स्थान पे अगर हम लोग ये 2 का पावर 99 निकालें तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इस चीज को हम लोग को क्या करना है, बनाना है या बताना है, जो भी करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं 2 के पावर पे, है ना। देखिए मान लीजिए 2 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 2 का पावर 1 का वैल्यू जो है वो आएगा कितना, 2। अगर 2 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 4 आएगा। 2 का पावर अगर 3 है तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। 2 का पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा। फिर 2 का पावर 5 करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 का पावर 6 करेंगे, 32 के बाद क्या आ जाएगा, 32 के बाद आएगा हमारा 64, है ना। 2 का पावर 7 करेंगे आ जाएगा कितना, 128, और 2 का पावर 8 करेंगे तो आ जाएगा 256, और 2 का पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 9 करने पे हम लोग को आ जाएगा कितना, 256 का डबल 512, ठीक है। आपको देख के घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है ना। एक बार में आपको समझ में आ गया तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो फटाफट सॉल्व कर लोगे। देखो तो करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए, तो आप देखेंगे क्या, अगर इसमें आप ध्यान देंगे, हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो अंक है ना, पहला अंक, वही वाला आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है ना। और देखिए फिर से 2 शुरू हो गया है, तो आपको अगर 2 का पावर 10 होगा तो बताइए क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर 11 में लास्ट में क्या आएगा, 8, है ना। 2 के पावर 12 में क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीयता, है ना। चक्रीयता मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ेगा, एक एक बढ़ते जाएगा, तो उसके लास्ट वाला अंक जो होता है ना, इसी प्रकार से बदलते चला जाता है, ठीक है। मतलब 2 की चक्रीयता जो है 4 की है ना। 2 की जो चक्रीयता है 4 अंक की है, और किस ऑर्डर में है, 4 अंक की है, 2, 4, 8 और 6 के पैटर्न में है, ठीक है। 2 की चक्रीयता कितने हैं, 4 अंक की है, और वो अंक किस प्रकार से है, 2, 4, 8 और 6। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के पावर 25 में इकाई अंक क्या होगा, है ना। 2 के पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमको पता है कि हर 4 पावर पे यही वाला रिपीट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 को भाग दे देंगे किससे, 4 से, जो भी जितना अंक का चक्रीयता है उससे भाग दे रहे हैं हम लोग। तो 4 से 6 बार लगा, 4 छक हो गया 24, बचा क्या, 1, है ना। तो अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो लास्ट वाला आता, है ना। अगर पूरा पूरा कट जाता तो मतलब कौन सा अंक आता हमको लास्ट में, 6 आता। अगर ये पूरा नहीं कटा, अगर हमारा हासिल क्या शेष जो है 1 आया, तो ये वाला अंक आएगा, है ना। जब हासिल क्या है, 1 है, तो पहला वाला अंक मिलेगा। हासिल जब 2 है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला अंक मिलेगा। हासिल जब 3 बचेगा, सॉरी हासिल मैं बोल रहा हूँ, शेष आपको ध्यान रखना है। शेष जब 3 बचेगा तो हमारा अंतिम अंक क्या होगा, 8 होगा। और शेष जब 0 होगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, लास्ट वाला अंक आएगा। तो आपको बताना है, देखिए 2 का पावर 99 क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 99 को भाग देंगे किस से, 4 से। तो 4 से 2 बार लगा, 4 दूनी 8, 1 पर 19, 4 चौका 16, आया कितना, 3। तो देखिए हासिल जैसे ही 3 आया तो अंतिम अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राइट आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट आपको क्या करना है, समझ में जिनको आ गया, यस फटाफट कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग दो के चक्रियता को देख लिए है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में लगभग इसी से बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो दो की चक्रियता आपको समझ में आ गई होगी, आपको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करके एक बार प्रैक्टिस कर लें, फटाक से मिल जाएगा कि दो की चक्रियता जो है 4 अंक की होती है और इसमें जो आने का क्रम है 2 4 8 6 होता है। ठीक है, पूरा 4 से कट जाएगा तो अंतिम अंक क्या आएगा 6, 3 अगर शेष बच रहा है तो 8, 2 शेष बचा तो 4 और 1 शेष बचा तो उसका अंतिम अंक इकाई अंक क्या होगा, वो 2 होगा। अगर इसी प्रकार हम लोग 3 की चक्रियता देखें, देखिए ठीक है, हम लोग को क्या करना है, 3 की चक्रियता देखना है। देखिए तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, 3 का पावर 1 करेंगे कितना आएगा 3, 3 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा 9, 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आया 27, 3 का पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 27 या 81, 3 का पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो देखिए फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो इस बार जो है हमारा 3 का जो चक्रियता है वो बताइए कितना अंक का है, तो फिर से हमारे पास 4 अंक का ही चक्रियता आया। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, 3 की जो चक्रियता है वो क्या है, वो 4 अंकों की है। और तो हम लोग इसमें भी किससे भाग देंगे, जितना अंक का चक्रियता रहता है वो उसी से भाग देते हैं। तो इसका पैटर्न क्या है, हमारे पास है 3 है, फिर 9 आता है, फिर 7 आता है, फिर 1 आता है ना। पूछेगा कि बताइए कि 3 का पावर है 256 और इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, तो फटाक से क्या करना है, आपको क्या करना है 256 को भाग देंगे किससे, 4 से। तो 4 से भाग दिए, 4 छक 24, दिमाग में आप दे सकते हो तो मच बेटर। 4 चौका 16 कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, बताइए क्या आएगा, इसका जो इकाई अंक आ जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो चौथा नंबर पे जो होगा वही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1, है ना। 3 का पावर 256 का इकाई अंक क्या हुआ, 1 हुआ। अगर हासिल 1 बचता तो ये वाला होता, 2 बचता तो ये होता, 3 बचता तो इकाई अंक स्थान पे ये होता। ठीक है, और पूरा कट गया तो इकाई स्थान पे ये वाला। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रियता 3 का कितना होता है। आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा जिसमें 2 की चक्रियता लिखा हो, 3 का चक्रियता लिखा हो। अब हम लोग देखते हैं 4 का चक्रियता। ठीक है, तो देखिए 4 का चक्रियता, तो इसमें आप देखेंगे क्या कि 4 का पावर अगर 1 करते हैं हम लोग तो 4 का पावर 1 कितना आएगा 4, 4 का पावर 2 करेंगे तो 4 चौका 16, 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो आप इसमें क्या पैटर्न देख पा रहे हो कि इसमें केवल 2 अंक ही है, बार बार रिपीट होने वाला है। तो 4 की चक्रियता कितनी हुई, 4 की चक्रियता जो हुई वो 2 अंकों की हुई। ठीक है, 4 की चक्रियता क्या हुई, 2 अंक की। और कौन कौन से अंक है, 4 है और 6 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 4 का पावर 105 है ना, तो पूछेगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें किससे भाग देंगे, है ना। तो हम लोग को पता है कि कितना अंक का चक्रियता है, 2 अंक का, तो हम लोग भाग देंगे 2 से। किस में, तो पावर में। पावर कितना है 105, इससे 2 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है कि 2 से भाग देंगे तो ये क्या है, विषम संख्या है, पूरा पूरा कटेगा नहीं, कितना शेष बचेगा तो 1। जैसे ही शेष 1 बचा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये आएगा, शेष 1 बचेगा तो 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 4। बोलिए समझ में आया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कई बार इसका कॉम्बिनेशन पूछता है, तो ये आपको पता होना एकदम से जरूरी है ना। साइक्लिसिटी जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि हम लोग तो जिस लेवल के लिए पढ़ रहे हैं उससे एडवांस लेवल पे आप एसएससी की का एग्जाम दो, ये सब में भी, रेलवेज ये सब में, ये सब प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है ज़रूर कर लेनी चाहिए।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 की चक्रियता। ठीक है, तो 5 की जो चक्रियता है वो क्या होती है, तो आपको ऐसे ही करके देखना है सबको। साइक्लिसिटी ऑफ 5, तो आप 5 का पावर 1 करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का अगर पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 आएगा। क्या देख रहे हैं कि 5 का जितना भी पावर होता रहे हमेशा क्या हो जाएगा, उसका इकाई स्थान पे अंक क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, है कि नहीं। तो 5 की चक्रियता में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 का कितना भी पावर आप कर लो हमेशा 5 ही आना है, तो इसमें किसी से भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल पता है, चाहे कुछ भी पावर लगा दो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। लेकिन केवल इस एक कंडीशन में सबका चक्रियता, इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 का पावर 0 हो जाए तब ये 5 नहीं आएगा। 5 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या आ जाएगा, ये हमेशा 1 ही आता है ना। तो ये नहीं करना कि 5 का पावर कुछ भी हो, मतलब 0 को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप 0 को कंसिडर नहीं करना है। 0 के अलावा कोई भी अगर कोई पॉजिटिव पावर हो तो उस कंडीशन में उसके इकाई स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6 की चक्रियता। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, 6 का पावर 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6। 6 का पावर 2 करेंगे तो 36, फिर 6 का पावर 3 करेंगे तो 216, ऐसे ही होते जाएगा। तो इसमें 6 की चक्रियता में भी इकाई स्थान पे अंक हमेशा 6 ही आ रहा है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है थोड़ा सा। आप इतना अगर रफ कल कैलकुलेशन कर पाते हो तो बहुत ईजी है ना। नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़ी सी समस्या तो है ना। उसके बाद क्या करते हैं, 7 की चक्रियता को देखते हैं। आपको 9 तक साइक्लिसिटी जनरली देखनी होती है। 7 की चक्रियता अगर देखते हैं, 7 का पावर 1 कितना आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49। 7 का क्यू करेंगे है ना तो 343। 7 का पावर 4 करेंगे है ना तो ये आ जाएगा 2401। 7 का पावर 5 करेंगे, ठीक है, ये आएगा। तो आप देखेंगे क्या कि यहां भी इन चारों अंकों के बाद जो है फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया है ना। तो 7 की जो चक्रियता है वो 4 अंकों की है, ठीक है। चार अंकों की है और इसमें पैटर्न जो है 7 है, 9 है, 3 है और 1 है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि 7 का पावर 81 है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 81 को 4 से भाग देंगे है ना। तो 81 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 बार लगेगा, आपको पता है। मैं एक ही बार में लगा दे रहा हूं, 20 चौका 80 और बचेगा क्या, 1। तो जैसे ही शेष 1 बचा तो कौन सा आएगा, ये वाला है ना। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका आ जाएगा 7। अगर शेष 2 बचता तो ये आता, शेष 3 बचता तो ये आता, पूरा कट जाता तो इकाई अंक 1 आता। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इससे थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी देखेंगे, लेकिन आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं है अभी। जब लगेगा मुझे कि हाँ आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है तो हम लोग उस ट्रिक्स पे भी काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 के बाद 8 की चक्रियता देख लेते हैं और 9 की चक्रियता देख लेते हैं। देखिए 8 की चक्रियता अगर हम लोग देखें तो 8 का पावर 1 कितना आ जाएगा, 8। 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64। 8 का क्यू करेंगे तो यह आ जाएगा 512 और 8 का पावर
4 करेंगे तो आ जाएगा ये, और 8 का पावर 5 करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसमें भी आप अगर ध्यान देंगे तो इसकी सक्रियता जो है वो 4 अंक की आपको दिख जाएगी, है ना। चार अंक की है, और ये ऑर्डर जो है 8 4 2 और 6 है ना। शेष अगर आता है 1, है ना, तो हमारा ये आएगा, शेष 2 आएगा तो ये आएगा, शेष 3 पे हमारा ये आएगा, और ये पूरा कट जाएगा तो ये 0 6 आएगा, है ना। 8 का पावर आपको बताना है कि 1000 ऐसा है 56, तो बताइए कि इसका का इकाई अंक क्या होगा, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे। एक लास्ट है, और ये देख लेते हैं हम लोग 9 की चक्रियता। तो 9 की चक्रियता अगर आप ध्यान से देखें तो 9 का पावर 1 करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 का पावर 2 करेंगे तो 81, 9 का पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 729, 9 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, बाकी जो भी रहे। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें 2 अंक जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो 9 की चक्रियता जो है वो 2 अंकों की है, और इसमें जो 2 अंक है वो 9 और 1 है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। और पूरा पूरा कट गया तो आएगा 1, नहीं कटा तो आया 9। हालांकि देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपको कैसा, जनरली कभी भी ज़्यादा चांसेस ये रहता है ना कि कभी भी अकेला ये सब नहीं दे, है ना, किसी एक का चक्रियता पे क्वेश्चन ना दे, आपको क्या करेगा, मिक्स करके देगा। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको देगा क्या, जैसे 12 गुने 18 गुने 36 गुने 42 का इकाई अंक क्या होगा। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देगा, है ना। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन हमारे पास रहता है वो पूछेगा कि बताइए 2 का पावर 15 गुने 3 का पावर 35 गुने 8 का पावर 47 गुने 5 का पावर 61 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ना आपको करना ये है कि हमेशा इकाई स्थान वाले अंक को गुना करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इकाई स्थान वाले अंक को गुना करेंगे। जैसे इधर से अगर गुना करना शुरू किए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे 8 से, 8 दूना 16। तो जैसे ही ये 2 अंक का आया गुना करने पे, तो 16 का हम लोग 6 रखेंगे, 1 को फिर छोड़ देंगे, तो 6 आया, है ना। 16 का 6 आया तो 6 को फिर इस 6 से गुना करें 36, 36 का फिर 6 आया, 3 को हटा देंगे तो 6 6 दूनी 12, तो लास्ट में क्या आएगा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, अगर इस प्रकार का, है ना, क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हर एक का आपको अंतिम वाला अंक लेना है ना। जैसे इसका एक अंतिम अंक है 2, इसका 8 है 8, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 8 दूना आया कितना 16। तो अब इस 16 में ना
इसका अंतिम अंक, चाहे जो भी गुना करके आए, हमेशा लास्ट वाला अंक लेना है ना। तो आया 6, अब इसको क्या करेंगे, इस 6 से गुना करेंगे, तो 6 36 आया, तो 36 का फिर ये लास्ट वाला अंक लेंगे 6 और इससे गुना कर, 6 दूनी 12, तो लास्ट में क्या आएगा 2, तो यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है, बाकी के बारे में हम लोग को सोचना नहीं है, केवल इकाई अंक पूछा था तो इकाई अंक बता दिए हम लोग, है ना। अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग सब पे ना अलग अलग चक्रियता लगाएंगे। 2 का पावर हमको पता है कि 2 का साइक्लिसिटी जो होता है 4 अंक का होता है, तो 4 से भाग देंगे ना, तो 4 3 12 3 बचेगा। तो 2 का साइक्लिसिटी क्या आता है, 2 आता है 4 8 और 6, इस ऑर्डर में आता है। तो 3 अगर शेष बचेगा तो हमारा यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, इसमें से हमको इकाई अंक मिलेगा 8। यहाँ से 3 का साइक्लिसिटी आपको पता है कि 3, उसके बाद 9 7 1, 4 अंक का होता है, 4 से इसको भाग देंगे, 4 8 32, 3 बचा, तो इसमें हमारा 7 आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 7। 8 का 8 अट्ठाई 8 का होता है 8 8 अट्ठाई 64, फिर 4 8 32, 2 होता है और फिर 6 आता है, इसमें भी 4 अंक का रहता है। ठीक है, 8 का यहीं पे दिया हुआ है, 4 अंक का रहता है। इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से 44, तो इसमें भी 3 ही शेष बच रहा है, तो इसका इकाई अंक आएगा 2। इसमें 5 का हमको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 5 का 5 ही आता है ना। तो देखिए जैसे ही गुना में 5 आ जाए और एक सम संख्या आ जाए, तो 5 को कभी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। तो आप अगर ऐसे भी करें, 8 7 56, तो आया 6, 6 दूनी 12, तो आया 2, 2 5 10, है ना। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ से इकाई अंक का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अगर आप जैसे भी चाहें वैसे करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपके लिए इतना जो है आज के वीडियो के लिए पर्याप्त है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपको अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आज हमें ज़रूर कमेंट करके पूछे, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम लोग और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें और हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट एक और वीडियो नंबर सिस्टम पे लेके आने वाले हैं और उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।